हमारा चैप्टर वही रहेगा, वेक्टर अलजेब्रा रहेगी। इसमें हम वेक्टर के एडिशंस को देखेंगे। पिछली बार हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा था अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए, यानी कि 2 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन में अगर एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं जो कि आपस में 90 डिग्री पे होंगे, तो वेक्टर को एक्स दिशा में और वाई दिशा में ऐड करके दिखाते हैं। 3 डायमेंशन में भी एक्स, वाई और जेड आ जाएगा। हम आज उसी वेक्टर एडिशन को ही आगे बढ़ाएंगे और एक नया कंसेप्ट देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा हमारे आगे के चैप्टर्स के लिए। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे, वेक्टर एडिशन रहेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन रहेगा, डिवीजन बाय स्केलर रहेगा। हम वेक्टर से डिवीजन नहीं कर सकते हैं किसी वेक्टर को डिवाइड या मल्टीप्लाई हम स्केलर से ही करेंगे। मल्टीप्लाई बाय स्केलर हम पहले ही देख चुके थे प्री रिक्विजिट में, यानी कि जो आपको पहले पढ़ना चाहिए था। स्केलर वेक्टर तो आप जानते ही थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमने देखे थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन ही उसको हम बोलेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, हम बाद में उसको लिख के चलेंगे। एंड स्केलिंग ऑफ वेक्टर, स्केलिंग ऑफ वेक्टर यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से। यहाँ तक की कहानी हम देख चुके हैं। चलिए आगे जाते हैं। इसमें भी वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वेक्टर को ऐड अगर करना होगा हमें, तो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी चीजें जो हम पहले देख चुके थे यहाँ पर भी लागू रहेंगी। किस तरीके से ही, अगर हम एसोसिएटिव की बात करें, अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो आप इसको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए की तरह ऐसा लिख सकते हो। ये हो जाएगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास अगर ऐसे दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका जोड़ आपको ऐड करना है वेक्टर सी में, तो आप इसको बस यूं लिख सकते होंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसमें आप बी और सी को इस बार पहले जोड़ रहे होंगे। ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हाँ, अब पहला दूसरा हो चुका है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव में आप ए इंटू बी प्लस सी नहीं करेंगे, वो कहानी बदल जाएगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पूरी की पूरी अलग कहानी रहेगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय वेक्टर, ये पूरी की पूरी अलग कहानी है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक कहते हैं हम डॉट, एक कहेंगे क्रॉस। इसको हम आगे देखेंगे। जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको ध्यान में रहेगा, डिप्लोमा वाले भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे इसको रेगुलर क्लास में, यानी कि जो 12th क्लास करके उनको तो पता ही होगा ये चीज, फिर भी हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्पेशली मेंशन किया गया हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर ही होना चाहिए होगा। तो इसमें कैसे कहानी जाएगी, आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी को मैं एक्स बोल देता हूँ। एक्स 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जो भी एक्स वाई जेड काइंड रहेगी, बट स्केलर रहेगी। इसको मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ, एक्स विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। और ये अंदर में जो दोनों बैठे हुए हैं, दिस बोथ विल बी वेक्टर्स। तो यहाँ पे आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस एक्स टाइम्स वेक्टर बी। तो यहाँ पे स्केलिंग ही हो रही है एक तरीके से, इंडिविजुअल स्केलिंग। मल्टीपल स्केलिंग के बदले इंडिविजुअल स्केलिंग कर देंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उसको। तो यहां तक बेसिक तीनों चीजें काम रहेंगी। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो आपने ए प्लस बी किया, वहां पे माइनस लगा देना, यानी कि वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास इसी प्रोसेस में वेक्टर ए है माइनस वेक्टर बी करना है, तो इट इज इनडायरेक्टली वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देने। तो प्लस करना है माइनस करना, कोई ज्यादा तकलीफ वाली कहानी नहीं रहेगी। सेम टू सेम यहाँ पे हम उसको फ्लो करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर होके आएंगी। यहां तक कहानी रही वेक्टर के जोड़ने और घटाने की कहानी, बहुत ईजी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ ए प्लस बी किया है,
वेक्टर को बकायदा जोड़ने का जो तरीका होगा वो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट जो लेकर हम चले थे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलिए उसको, पैरेललोग्राम लॉ बोलिए, या पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं वो हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स में बौधायन सुलभ सूत्र में मेंशन किया गया हुआ है। इसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया हुआ था एक बार आपको, यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो हम वेक्टर का डिस्कशन कर रहे थे वहां पे। मौका मिलेगा अगर एक बार ये सुलभ सूत्र खोल के देखिएगा, आपकी जानकारी काफी इंक्रीज होगी इन चीजों के लिए। और यूट्यूब पे और नेट पे कई सारे ऐसे चैनल्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको एंशिएंट नॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देती है। बट स्टिल हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं वो अभी हमारा इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों का बनाया गया है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ही अभी हम लेके इसको नाम बोल के चलेंगे। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स और वाई आपने मेंशन किया हुआ है। आपका इधर एक्स है, इधर वाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्स और वाई में 90 डिग्री तो बन के रहा है, वो चेंज हम नहीं कर सकेंगे। इसकी दिशा हम एक्स डायरेक्शन से मेंशन करेंगे, इसकी दिशा हम वाई से मेंशन कर देंगे। कोई वेक्टर जो है वो एक्स के तरफ दिया गया हुआ है, उस वेक्टर का जो मान है वो रेड से मैं शो करता हूं, वो वेक्टर एक्स की तरफ है। इसका मान मैं ले लेता हूं 3 मीटर का है। दूसरा कोई वेक्टर है जो वाई डायरेक्शन में 4 मीटर का है, उसको मैं ब्लू कलर से मेंशन कर देता हूं, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। 4 मीटर का डायरेक्शन मेंशन हो गई है। अब ये दोनों वेक्टर जोड़े तो स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक में क्या चेंज आएगी मेरी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट विल बी दिस वन START एंड फाइनल पॉइंट विल बी दिस वन FINAL। स्टार्टिंग से फाइनल तक में आपका मान क्या रहा, वेक्टर क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस विल बी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी आपको पता करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो जो रेड वाला वेक्टर है उसको 3x डायरेक्शन में लिखा जा सकता है क्योंकि x डायरेक्शन में मेंशन्ड है। ब्लू वाला जो वेक्टर है जो y दिशा में, उसको 4y से रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे को मिलेगा, रिजल्टेंट, इसको मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं। वेक्टर r विल बी इक्वल्स टू 3x की दिशा में प्लस 4y की दिशा में, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपको r का मान पता करना है, रिजल्टेंट, यानी कि r जो है, सॉरी, ये जो r है इस वेक्टर का जो मान होने वाला है वो क्या रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है। 3 और 4 90 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो x वाले का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, y वाले का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और इसका जो रूट हो जाएगा दैट विल बी इसका मान। इसको और जनरलाइज्ड वे में लिखने की कोशिश करें तो इधर जो वैल्यू रहेगी वो x वैल्यू है, इधर जो वैल्यू है y वैल्यू है। दिस इज द रिजल्टेंट r। तो वेक्टर r कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और इसमें जब मैं r का मान निकालने की कोशिश करूंगा दैट विल बी x का स्क्वायर, x की तरफ जो वैल्यू है y की तरफ जो वैल्यू है इसका रूट कर लेंगे यहाँ पे। ये रहेगा मेरे को 2 डायमेंशन में। आप यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। 5 की दिशा क्या रहेगी, तो x डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन में आपको वो मेंशन कर देना होगा। इसकी दिशा निकालने के लिए हम और आगे कहानी एक बार देखते हैं। नीचे में वही मैंने कहानी ले रखी है। एग्जाम्पल, पर्सन 3 मीटर ईस्ट में मूव करता है, नॉर्थ में 4 मीटर मूव करता है। ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, यानी कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक बंदा जो है ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर मूव किया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर मूव किया। तो ईस्ट से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे 90 डिग्री, तो नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। वही वाली कहानी है मेरे पास में, 3 मीटर इधर, 4 मीटर नॉर्थ, एक्स दिशा में, यानी ईस्ट को एक्स मानते हैं तो नॉर्थ को वाई मानना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, कैपिटल आर लिए स्मॉल आर लिए, दोनों भी सेम ही लेकर चल रहे हैं। योर वैल्यू विल बी एक्स दिशा का स्क्वायर प्लस वाई दिशा का स्क्वायर, उसका रूट इज इक्वल टू 5। ये इसका मान रहा। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे आप 3 एक्स दिशा में प्लस 4 वाई दिशा में।
तो आर दिशा का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने आपको पहले ही डिस्कस करके बोला हुआ था कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। ध्यान कीजिए, मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ एक बार। लेक्चर नंबर 1 में था क्या? यूनिट वेक्टर। लेक्चर नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ये रहा। ये किसी को याद रहा होगा तो कि किसी वेक्टर का यूनिट निकालना है तो वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। वेक्टर क्या रहेगा मेरा? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसके मान से, यानी उसकी मैग्नीट्यूड से। दैट विल बी 3 एक्स डायरेक्शन प्लस 4 वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी थी? 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी 3/5 एक्स डायरेक्शन में प्लस 4/5 वाई डायरेक्शन में। ये दिशा आपको मिल जाएगी, यानी कि इसकी जो मान रहेगी वो कुछ इस दिशा में रहेगी। मैं इसको एक बोल्ड से इधर शो कर देता हूं, आपके सिंबल मेंशन रहेगी। तो कोई भी आपको वेक्टर दिया गया होगा, अलग अलग वेक्टर दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल एक्स में एक ही को मैंने कि जो वेक्टर ए लिया था, जो रेड वेक्टर था मेरा, और जो मेरा ब्लू वेक्टर था, उसमें एक ही आंकड़े थे। रेड वाले में एक ही आंकड़ा था 3 मीटर नॉर्थ या 3 मीटर ईस्ट। ब्लू वाले में भी एक ही आंकड़ा था 4 मीटर नॉर्थ, दूसरा और कोई आंकड़े नहीं थे। और एग्जाम्पल लेके इसको आंकड़े हम देखेंगे जब लेक्चर के लास्ट में हम पहुंचते हैं। तब यहाँ पे प्रॉब्लम इन 3 एक्सिस, यानी 3 एक्सिस में प्रॉब्लम रहेगी तो कैसे सॉल्व, यानी कि अब एक्स दिशा में दिया गया था तो वाई भी हो सकता था, जेड भी हो सकता होगा। तो कहानी कैसे हो जाएगी? पिछले वाले लेक्चर में ध्यान कीजिएगा कि कमरे के कोने में एक बंदा खड़ा है, तो थोड़ा एक्स में भी है, थोड़ा वाई में भी है, थोड़ा जेड में भी होगा। मैं यहाँ पे उसी एक्सिस को एक बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। रेड येलो ब्लू से, रेड येलो ब्लू से मैं एक्सिस खींच देता हूँ। यहाँ पे रेड से एक्स ले लेता हूँ और ग्रीन से वाई ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा ये एक्स की दिशा हो जाएगी, ये वाई की दिशा हो जाएगी, और ये जेड की दिशा हो जाएगी। कोई चीज जो मेरा वेक्टर खड़ा है, मेरा वेक्टर यहाँ पे ऐसे खड़ा है, यानी कि आपको एक्स में थोड़ा बहुत आना पड़ा होगा। डॉटेड लाइन दिख रहा है इलेश आपको? हाँ सर। ओके गुड। और फिर आपको थोड़ा जेड में जाना पड़ा होगा। तो एक्स में मान लेता हूं कि आपका मान रहा होगा 3, वाई में वापस से मान में 4 ही मान लेता हूं, ये वाई की दिशा रही होगी, और जेड में कितना 5 आ जाएगा ना, 5 और कितना का ले लेते हैं, चलो 5 से 25 कितना, वैसी वैल्यू लेता हूँ जो कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी होगी। 25 में और कितना जोड़ के 36, चलो 6 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो भी वैल्यू आएगी देख लेंगे। यहाँ पे 6 जो हो जाएगी वो जेड डायरेक्शन में लेके चली हुई है। तो जो मेरा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइट ब्लू से। ये देखेंगे यहाँ पे ये रहा होगा। लाइट ब्लू का वैल्यू आपको पता करना होगा। लाइट ब्लू वाला थोड़ा सा कोने कोने पे बैठा हुआ होगा यहाँ पे। इसका अंदाजा आपको लगा के चलना है कि आपके घर का जो कॉर्नर है, जहाँ पे आपका दीवार तीनों एक जगह मिल रही हैं, नीचे वाला कॉर्नर, इसका एग्जांपल मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। आप उसको बुद्धि में बैठाइएगा। जिन लोगों का पिछले लेक्चर छूटा होगा, हर एक लेक्चर देखने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचिएगा दोस्तों, तो छूट जाएगा आपको। मैं कोशिश करता हूँ उसी दिन अपडेट करने के लिए। ये घर का आपका कोना है जैसे मैंने बताया हुआ था, और एक बंदा इस कोने में हमने खड़ा कर रखा हुआ था इस तरीके से ही। तो बंदे की जो खोपड़ी है, खोपड़ी तक का मान हमें निकालना था। तो एक्स में थोड़ा चल के आना होगा, थोड़ा वाई में चल के आना होगा, थोड़ा जेड में चल के आना। इसी चीज को हम यहाँ पे वापस से प्रेजेंट कर रहे हैं। कल भी डिस्कस किया ही जा चुका था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको निकालने से पहले हम इसका एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि दूसरा तरीका कैलकुलेट करके ला रहे हैं, जो लाइट ग्रीन कलर से है। लाइट ग्रीन तो शो ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऑरेंज से शो कर देते हैं। जो ऑरेंज में डॉटेड लाइन है, पहले उसका मान निकालेंगे। उसका मान निकल जाएगा, फिर एक त्रिकोण बन, यानी कि मैं इसके सभी नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, आप 2 बार ध्यान से देख के चलेंगे इसको भी। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। तो पहले जो तीनों पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ए, बी और सी, पहले आप ए, बी और सी को देखेंगे
तो कैसे ट्रायंगल दिख के आपको आएगी, ए बी और सी, नहीं थोड़ा सा तिरछा हो गया, इस तरीके से होगा ये, ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, अभी आपको नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा ऊपर से चढ़ के देखेंगे तब दिखेगा। मैं आपको एक वेबसाइट शो करता हूँ, ये वेबसाइट आप यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग बंद पहले करता हूँ, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर, अभी इस वेबसाइट का जो नाम है वो है मैथ इनसाइट करके, ये आपके स्क्रीन पे शेयर होकर भी आएगा। दिख रहा होगा आपको ऊपर में, जो इसके वेबसाइट का नाम है mathinsight.org। ये वेबसाइट मैं लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर में। इसके अंदर अलग अलग कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का एनालिसिस शो किया गया हुआ है, आपको देखने में काफी सहूलियत रहेगी। अभी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो 2 डायमेंशन है, -3,2, एक वैल्यू दे दी गई एक्स और वाई डायरेक्शन में, कोई बड़ी बात नहीं। ये रहेगा आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये आपके एक्स और वाई जेड दिख रहे होंगे तीनों। तो अगर आप अभी ऐसा देख रहे होंगे तो मैंने स्क्रीन पर कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था। जेड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, वाई 90 डिग्री में। आपको ऊपर से देखना है, जेड की तरफ से देखना है आपको टॉप में। आप टॉप में देखेंगे ऐसे तो आपको यूं दिखाई देगा, जो कि आपस में ये 90 डिग्री शो होके आएगा। तो जेड एक्सिस भूल जाएंगे, टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देख रहे होंगे तो सिर्फ एक्स वाई दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे एनोटेशन जरा सा चालू करता हूँ, यहाँ से आ गया एनोट, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले चल के आए थे इधर में, यहाँ पे पॉइंट नंबर आपकी ए रखी गई थी, यहाँ पे पॉइंट नंबर बी रखी गई थी, यहाँ पे पॉइंट नंबर आपकी सी थी। तो यहाँ से चल के आ गया, ये सी पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री। ए में जो चल के आया था मैं 3 चल के आया था, वाई डायरेक्शन में 4 चल के आया था, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस रही होगी मेरी, ये कैलकुलेट करना है, जिसको मैं ऑरेंज कलर से शो किया था। इसका वैल्यू निकल जाएगी 5। वो कैसे आएगी, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट करना होगा। ये रहेगी आपकी एक्स और वाई वाली प्लेन में। ये 5 बन जाने के बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये 5 आपको आ गई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे सी पॉइंट पे। अब अगर आप इसको एनोट को ये कैंसिल, ठीक है। अब आप इसको जरा ऐसे देखेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा मुझे सेट करने के लिए। अब आपको ऐसे देखना है कि आप एक्स एक्सिस में नहीं देख रहे होंगे, अब आप वाई और जेड एक्सिस में देख रहे होंगे, इस तरीके से एक्सिस में। तो जब ये देख रहे होंगे तो जो एक्स और वाई वाली एक्सिस में जो लाइन खींची गई होगी 5, वो नीचे में 5 बन के आ गई होगी। यहाँ पे क्या मोर क्या शो हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, फिर से नोट कहाँ चला गया। अरे नोट बटन कहाँ चला गया, एक सेकंड होल्ड करो। ऑनलाइन में यही तकलीफ है, सारे ऑप्शंस नहीं शो हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ से आ गया नोट बटन। अब यहाँ जो नीचे में हमने खींच रहा हूँ, नीचे में यहाँ पे हमने पहले से ही 5 कैलकुलेट कर लिया हुआ था, और वाई में हम 6 जाने वाले थे। तो इसको मैं दूसरे कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया यार फॉर्मेट, ये ले लेता हूँ ब्लू, ब्लू से मैं ऊपर में गया हूँ, ये 6 गया था। और यहाँ पे अब ये जो आंकड़ा हम कैलकुलेट करने वाले पिंक से, ये फाइनल रिजल्टेंट मिल जाएगा, जिसको मैंने पिंक से ही आपके वहां पे ड्रॉ कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 5 कैसे आया था, जो 5 की जो वैल्यू आई थी रेड वाली, वो आई थी, ओहो थोड़ा स्क्रीन पर लिखना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, ध्यान करके साथ में रहेंगे। कहाँ गया लाइन, ये रहेगा, इरेजर को हटा, इरेजर हट के नहीं रहा है, ड्रॉ ड्रॉ, ठीक है। ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये आ गया था। जो वैल्यू थी वो 5 मेरे पास आ गई थी। अब 5 आ गई, 6 आ गई, तो 6 की वैल्यू क्या चीज शो करती है, 6 जो है वो जेड शो होती है यहाँ से। तो जो ये पिंक वाला है, उस पिंक वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 का, 6 क्यों नहीं लिखा जा रहा है, 6 के स्क्वायर का रूट है। यहाँ पे रूट समझ लेना, इस तरीके से होगा। नाउ 5 कैसे आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आया था,
और उस रूट का स्क्वायर करना है। तो 5 स्क्वायर की जगह पे इस पूरे टर्म का स्क्वायर रखूंगा तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्टेंट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 क्या था तो जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर। तो ये 3 डायमेंशन में टोटल रिजल्टेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। कैपिटल आर रिजल्टेंट विल बी, इसका वैल्यू हो जाएगी इस तरीके। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? कविशा क्लियर है बेटा? यस सर। ओके गुड। किसी विद्यार्थी को डाउट इसमें दोस्तों बोलिएगा मुझे। सर बोलो। यूनिट वेक्टर हर बार हम लोग ओरिजिन से ही फाइंड आउट करते हैं? कोई भी वेक्टर होगा उसको हम ओरिजिन से ही रेस्पेक्ट लेके चलेंगे। यूनिट वेक्टर जरूर नहीं कि ओरिजिन हो, हमें वेक्टर पता चल गया तो उसका यूनिट वेक्टर अलग अलग निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल अलग से लूंगा अभी, जो कल जो मैंने होमवर्क दिया था पिछले बार में, उस होमवर्क में मैं यूनिट वेक्टर भी निकालूंगा तो आपको डाउट क्लियर होगा। क्या नाम है आपका बेटा? मंथन सर। मंथन, ठीक है, मैं उसका डाउट पूछू क्लियर कर रहा हूँ अभी। ये जो वेबसाइट है मैथ इनसाइट करके, आप इसको जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पे इसको नोट करने के लिए कहाँ पे गया नोट बटन, इसका से मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं वापस से एक बार मेंशन कर दूंगा तो हो जाएगा ये, ठीक है। अरे यार इसको तो हटाना ही पड़ेगा। हाँ इरेज बटन, इरेज बटन कर रहा हूँ, इरेज करना, ठीक है। ओके ओके, चलो स्टॉप शेयर कर दूंगा, वो जल्दी हो जाएगा। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, शेयर, ये आ गया। अब इसमें देखिए कि एक पॉइंट लिखा गया और इसी ब्लू पॉइंट की खोपड़ी मुझे कैलकुलेट करनी थी। तो ब्लू पॉइंट को आप अलग अलग जगह मूव करेंगे तो हो जाएगी। पहले ये ब्लू पॉइंट जो है इसको ओरिजिन पे सेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये आ गया, ये आ गया, ये रहा। अब ये पॉइंट सिर्फ एक्स में ही दिख रहा होगा आपको। अभी वाई में शो करूंगा तो ये वाई में ऐसे शो हो जाएगा। अभी ये एक्स और वाई प्लेन पे बैठा हुआ है पॉइंट। अब इसको जेड में ले जाना होगा तो जेड में से ऊपर उठा दूंगा, जेड में चला जाएगा। आप इसको अलग अलग तरीकों से एनालाइज आप कर पाएंगे घर जाने के बाद। एक्स वाई जेड में पॉइंट कैसे दिखेगा, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि सभी जगह से रेक्टेंगुलर ही दिख रहा होगा। और इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टर नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वेबसाइट पे आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखने को मिल जाए। घर जाइएगा, आगे की कहानी में हम सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखने वाले होंगे। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल जैसे यहाँ पे बना हुआ है स्पेस में आपके, इस तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप देखने की कोशिश करेंगे, आपको कई सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एक वेबसाइट है, आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा, सेकंड वेबसाइट illinois.educational का, यानी कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है अमेरिका की, वहां पे मेंशन्ड है। यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वैल्यूज यहाँ पे वो लोग शो करते हैं। आपको यहाँ पे जाकर रेफरेंस क्लिक करना है और अलग अलग चीजों पे सेट कर लेना है। जैसे कि मैं सेट करता हूँ अभी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, नहीं हमें तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देखने हैं ना, कहाँ गया पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट्स, ये आ गया। ये रहा आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके अलग अलग वैल्यूज कैसे कैसे जा सकते हैं, अलग अलग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जार डायरेक्शन, अलग अलग चीजें जा रही हैं, उसको ऐड करने के लिए चीजें हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके घर के जो भी 6 दीवारियां बनती हैं उसके अंदर आप समझ सकते हो बड़ी आसानी से, और बचपन से आप ये करते आ रहे हो। लेकिन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसका आप सहारा ले सकते होगे। चलिए वापस हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो रहेगा वो 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे यहाँ से, इसके 2 हिस्से कर देते हैं। टॉप व्यू यानी कि आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई प्लेन आप देख रहे हैं, तो आपको एक्स दिखेगा, यहाँ से वाई दिखेगा। आपने एक्स में कितनी दूरी तय करी थी, ब्लैक पेन ही लेना पड़ेगा यहाँ से। आपने एक्स में दूरी तय की थी 3, वाई में दूरी तय की थी 4। तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन थी ना, इसको ऑरेंज रखेंगे हम, ये जो ऑरेंज वाली लाइन हमें मिल गई थी वो मिल गई थी 5। उसके बाद से हम दूसरा व्यू देखेंगे, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आप देख रहे होगे जेड एंड वाई एक्सिस देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यानी कि अब वाई ना होके ये हो जाएगी एक्स वाई प्लेन हो जाएगी। एक्स वाई प्लेन पे आप क्या क्या चीजें देख रहे थे, उस तरीके से ही
एक एक्सिस हो जाएगी पूरी की पूरी एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स में भी कुछ मूवमेंट हुआ होगा, वाई में भी कुछ मूवमेंट हुआ होगा, अब वो एक्स वाई प्लेन का ही हिस्सा बन चुका होगा और अलग से आपके पास अब ये जेड एक्सिस की प्लेन रही होगी। आपने इसमें ऑरेंज लाइन जो थी आपके पास में, उस ऑरेंज लाइन में आपके पास ये 5 आ गया था और ये जो हम ब्लू लाइन से ऊपर जा रहे थे, ब्लू लाइन से हमारे पास ये जेड में 6 था, तो अब मुझे जो रिजल्टेंट लाइट ब्लू कलर का निकालना था, दैट रिजल्टेंट वुड हैव बीन दिस वन, यानी कि resultant vector will be equal, sorry, magnitude will be equals to x square plus y square plus z square का रूट। यहाँ तक कहानी आपको मैग्नीट्यूड की क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि वेक्टर को ऐड कैसे कर रहे होंगे। ये वेक्टर का पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहलाता है। 3 वेक्टर या 2 वेक्टर से जो भी हम जोड़ रहे हैं इस तरीके से जोड़ा जाएगा। पिछले बार का जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन जरा ज्यादा क्लियरिटी में आएंगी। क्वेश्चन जरा एक बार मैं रेफरेंस ले लेता हूं कि क्वेश्चन क्या था आपका। m और n 2 पॉइंट्स थे और उनकी मैग्नीट्यूड्स थी हमारे पास में -1, -1, 2 एंड 1 और नेक्स्ट था 3, -3 एंड 0। ठीक है, 3, -3 एंड 0। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए थे। पॉइंट नंबर m जो था उसकी वैल्यू थी -1, 2 एंड 1 एंड पॉइंट नंबर n जो था उसकी वैल्यू थी 3, -3 एंड 0। आपको पता करना था वेक्टर m और n। हम साथ ही साथ इस वेक्टर r m और n का मान भी पता करेंगे और वेक्टर r m n से जो जा रहा था उसका यूनिट वेक्टर भी हम पता करके देखेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 डॉट्स दिए गए हैं, तो इसमें पहला वाला होगा x का डॉट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। x वाला होगा, y वाला होगा, z वाला होगा। दूसरा जो होगा वो भी x, y और z होगा। पहले वाले को x1, y1, z1 बोलते हैं, दूसरे को x2, y2 और z2 बोलते हैं। तीनों को x1 और अलग तरीकों से भी लिखना चाहे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रहता है कि पहले वाला x, y, z था, दूसरे वाला x, y, z रहेगा। ऐसे ही आगे में भी हम फॉलो इसको करते चलेंगे और अलग अलग तरीके से इसको फॉलो नहीं करेंगे। एक कैंडिडेट जिसने इसका सॉल्यूशन दिया था उसके आंसर में एक जगह यही तो गलती थी, मैं शो करना चाहूंगा कि इसमें क्या इसने मिस्टेक किया था बच्चे ने। कहाँ गया आंसर यार, बच्चा कहाँ गया? ये रहा उसका। इस विद्यार्थी ने x1, x2 और x3 ले लिया था इस पॉइंट को, x1, x2 और x3। ऐसे नहीं कीजिएगा दोस्त, x1, x2, x3 लेना गलत हो जाएगा। हमारे लिए जो पॉइंट है वो x एक्सिस में है, y एक्सिस में है और z एक्सिस में है। दूसरे अब इसको आप x4, x5, x6 ऐसा नहीं ले लेंगे, गलती नहीं कीजिएगा। जैसा मैंने ऊपर में लिखा हुआ x1, y1, z1, x2, y2, z2 ऐसा ही लेके चलेंगे। जिस विद्यार्थी का था उस विद्यार्थी को समझ में आ गई होगा, डाउट होगा तो पूछ सकते होंगे। नाउ इन तीनों पॉइंट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको तीनों एक्सिस बनानी है एग्जाम फॉर्म में और एक्सिस बना के दिखाएंगे, क्योंकि आपको हर बार संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी कोशिश करके देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है। पिछले बार की तरह कमरे में 2 लोग हैं, 2 लोग की खोपड़ी का डिस्टेंस पता करना होगा। ये होगा, ओहो, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। ये भी x में y में कुछ बैठा हुआ होगा, ये भी x और y में अपना कुछ पॉइंट्स लेके बैठे होंगे। बाकी मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। 2 वेक्टर्स बन जाएंगे, एक ऑरेंज वेक्टर बना लेता हूं और एक ग्रीन वेक्टर बना लेता हूं। ध्यान से करके देखिएगा दोस्त, ऑरेंज वेक्टर जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट m का, और जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट n का। इन दोनों वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट नहीं करेंगे, नहीं तो पॉइंट n खिसक के और जगह चला जाएगा। यानी कि ग्रीन वाले को शिफ्ट करके मैं यहाँ पे बोलूं कि सर देखो वेक्टर तो वही रहा, नहीं बेटा जी, पॉइंट n जो आपने रिप्रेजेंट किया था अब वो पॉइंट n यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो पोजीशन वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जो ऑरेंज कलर का वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट आप कैसे कर रहे होंगे? वेक्टर m बोल देता हूं इसको, m विल बी रिप्रेजेंटेड एज -1 x डायरेक्शन में, ऊपर में लिखा ही हुआ है इसमें, +2 जो है वो y डायरेक्शन में और +1 जो है वो है z डायरेक्शन में। उसी तरीके से
वेक्टर n को रिप्रेजेंट आप कर सकते होगे, वेक्टर n विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3x के दिशा में, -3 y की दिशा में एंड +0 z की दिशा में। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस टर्म्स भी आ रहे हैं पर आपने दोनों वेक्टर्स के जो पॉइंट है पॉजिटिव में ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ऐसा कर रखा है, एक्चुअली मैंने प्लॉट नहीं किया है इसको। एक्चुअली प्लॉट करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन में फंसोगे। तो जस्ट एक पॉइंट मेंशन कर दो, काम समाप्त हो जाएगा। हाँ, आपके पास टाइम है, फुर्सत है, आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, प्लॉट करिए, कोई तकलीफ नहीं, पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको खाली रिजल्टेंट से मतलब होगा, दिमाग में आप समझ लीजिए कि कहाँ पे जा रहा है। और एग्जामिनेशन में जब आप इसको सॉल्व करना, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि पॉइंट को ड्रॉ करो, जब तक कि स्पेसिफिकली पूछा ना जाए आपसे कि आप पॉइंट ड्रॉ करके दिखाइए। अब m और n वेक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है m और n वेक्टर्स के हम कैलकुलेशंस को यहाँ पे हम शो कर सकते होंगे। मैं प्रेजेंट करता हूँ, जरा मुझे गैप बनाने दीजिए यहाँ पे रिजल्टेंट शो करने के लिए। यहाँ से ज्यादा जरूरत पड़ेगी, गैप क्रिएट हो ना, और गैप क्रिएट करना होगा। ठीक, यहाँ पे इतना गैप सफिशिएंट है। नाउ अब वेक्टर m और n पता है, वेक्टर m और n का मान हम निकाल लेते हैं। वेक्टर m इज गिवन एज -x डायरेक्शन, 1 है तो 1 को हटा सकते हैं, +2y डायरेक्शन +z डायरेक्शन में है। तो इस m का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? x दिशा में कितना है तो -1 का स्क्वायर, y दिशा में कितना है तो 2 का स्क्वायर, और z दिशा में कितना था 1 का स्क्वायर, और इसका हम कर लेते हैं रूट। आंसर कितना आ जाएगा? आपका पास कैलकुलेटर का तब कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ में अपना कहानी करता हूँ। दैट वैल्यू √6, 1 और 1 2, 1 4 6, अरे वाह सही बच्चा, गुड, ठीक है, √6 निकल जाएगा। यूनिट दिया होगा तो आपको यूनिट इस्तेमाल करना, यूनिट नहीं दिया गया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब √6 को सॉल्व करके मत लिखिएगा दोस्त, वो आगे कंफ्यूजन होगा। लास्ट आंसर आपका आएगा, पूछा जाएगा तो उसको आप सॉल्व करके लिख सकते होंगे, यानी कि जो भी वैल्यू इसकी आ जाएगी, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना, √6 विल बी 2.44, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ तक आप रोक के छोड़ सकते हो। उसी तरीके से n वेक्टर जो आपके पास दिया गया हुआ है, दैट इज 3 - 3 0, 3x - 3y +0z, सॉरी कैप लगाना है, डायरेक्शन के लिए है। और उसी तरीके से ही n का जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, दैट विल बी 3 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर, और इसका रूट क्या आ जाएगा? 3 3 9 और 18 का रूट 3√2, 3 3 9 18, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक लाने में अगर 1 रुपए की भी दिक्कत है तो बोलिएगा दोस्त, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आगे और तकलीफ में फंसेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। रेगुलर बच्चे जो 12th करके आए हैं उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। डिप्लोमा वाले बच्चे अगर इसको नहीं पढ़े हैं तो डाउट अभी पूछ लेंगे, ठीक है? इससे पूछा जाए अभी यहाँ पे D2D से कोई D2D रोल नंबर 10, क्या नाम है मित्र? D2D रोल नंबर 10। यस सर। क्या नाम है बेटा? हेलो, समझ में आ रहा है तुम्हें? कोई दिक्कत इसमें? नहीं, नो सर, यस। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलना चाहते हो? यस। ओके, डाउट कोई? नहीं नहीं सर। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा सारा आंसर क्लियर है। लेकिन हमसे अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाता कि m के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो m डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता? m का वेक्टर डिवाइडेड बाई m वेक्टर की वैल्यू। इजीली अवेलेबल है, ऊपर वाले वेक्टर से √6 से डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है। n डायरेक्शन का पता करना है तो n वेक्टर पता है आपको, n का मैग्नीट्यूड पता है आपको, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया हुआ है कि m से n तक जाने वाला, इसको मैं शो करता हूं रेड कलर से या पिंकिश कलर से ही शो करता हूं। चलिए, ये वेक्टर मुझे पता करना है, m से n जाने वाला, क्योंकि r में m पहले लिखा गया, इनिशियल पॉइंट m होगा और फाइनल पॉइंट n होगा। तो हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएगी? r m से n जो वेक्टर होगी दैट विल बी, क्या हो जाएगा दोस्त?
n वेक्टर माइनस m वेक्टर, यानी कि n वेक्टर जो ओरिजिन से है, ये ध्यान रखेंगे ये वेक्टर ओरिजिन से नहीं है, नॉट फ्रॉम ओरिजिन, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये बाकी दोनों क्या हैं, ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होंगी, फ्रॉम ओरिजिन, ये इनका फर्क आ जाएगा। मंथन क्लियर हो रहा है दोस्त? Yes sir, got it sir. ओके गुड। अभी हम m और n की वैल्यू का पता कर लेंगे। n का मान कितना था, 3x माइनस 3y प्लस 0z। इसमें माइनस करना है m की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी थी, माइनस x प्लस 2y एंड प्लस z, ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 3, और नीचे अंदर में माइनस है तो माइनस को हम प्लस में ले लेंगे, 3x माइनस 3y प्लस 0z प्लस x minus 2y and minus z direction. That value will be 3 and 1 4x minus 5y और यहाँ पे माइनस z डायरेक्शन की वैल्यू मिली। दिस इज द वैल्यू ऑफ RMN। एक बार वेक्टर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर का एडिशन भी किया हमने और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी किया। और अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे इसका रिजल्टेंट निकालने में हम क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। पैरेलल को मैंने बताया कि पैरेलल के ऊपर एल लगा देते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, R M और N जो वैल्यू है उसका मान निकालना है आपको, तो वैल्यू विल बी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट। द वैल्यू विल बी कितना आ जाएगा, 16 प्लस 25 प्लस 1 का रूट, कितना हो जाएगा दोस्त, 16 17 रूट 44। कितना है, एक क्रॉस चेक कर लेंगे, 16 प्लस 25 प्लस 1 सर 42 रूट अंडर 42। बस इसका वैल्यू निकल गया। यहाँ पे बुक में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ये सारे जो सॉल्यूशंस में जो कहानियां कर रहा हूँ आपके अभी हेट वाले बुक से ही मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें WM कहाँ गई, रहा WM डेल कोऑर्डिनेट बुक PDF बुक खोल दिया जाए भाई, ऑथराइजेशन बुक ओपन हो गया है। क्रॉस वेरिफिकेशन जिसको समझ में नहीं अभी पूछ सकता जब तक कि मैं वो बुक का रेफरेंस चेक कर लेता हूँ। हाँ बुक में भी यही लिखा हुआ है, 5 -5 -1 ठीक था। बुक में भी वैल्यु नहीं दिया हुआ है तो जो चलेगा, AMP निकालना है उसको, M से अच्छा वो अलग दिया, ठीक है। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। अगर R M से N तक का यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, R तो रहेगा ही, R वेक्टर M से N की तरफ डिवाइडेड बाई इसके R M से N के मैग्नीट्यूड के लिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जो लास्ट लाइन मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो लिख लीजिए क्या रहेगा, 4 x की दिशा में -5 y की दिशा में -1 z की दिशा में डिवाइडेड बाई रूट अंडर 42। आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, आगे के कैलकुलेशन अभी और बाकी होंगे तभी सॉल्व मत कीजिएगा। आपसे अगर एग्जाम में इतना ही पूछा जाए कि हाँ भाई यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 42 जो वैल्यू आएगी उतना एक्स डायरेक्शन में, यानी कि रिजल्टेंट आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस। और अभी आगे के कैलकुलेशन बाकी होंगे, आगे सवाल और कुछ पूछता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आपके कैलकुलेशन मिनिमम रहे। हर एक स्टेप पे लास्ट आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो रूट के आंसर पॉइंट्स में आएंगे और कुछ पॉइंट्स की वैल्यू आप छोड़ते चले जाओगे, लास्ट में आंसर बहुत बड़ा डिफरेंस लेके बैठ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एंड 42, दैट वैल्यू विल बी 0.61, तो 0.6172 ये हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एंड 42 किया तो आ गया 0.77, तो 0.7715
एंड इट विल बी इन वाई डायरेक्शन, और रूट अंडर 42 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 42 किया, ये आ गया 0.15 माइनस 0.154 इन डायरेक्शन ऑफ z। ये इसका हो जाएगा यूनिट वेक्टर mn। इसको आप बुद्धि में बैठा के रखें। यहां तक क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी भी विद्यार्थी को तो पूछिए बेटा जी। कोई डाउट किसी को? जल्द ही क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। ओके, कविशा क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, और रोल नंबर 18 आई है। ओके, और हाँ क्या नाम वेटिंग, निशा क्लियर है बेटा जी? निशा? यस सर। ओके, और एक लास्ट लड़की अपनी कौन सी 8 नंबर आज नहीं आई है? ओके ठीक है। अद्वैत क्लियर है मित्र? यस सर। ओके गुड। चलिए यहां तक कहानी रहेगी हमारे वेक्टर की, और भी हम लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर के खत्म होने पे एक दो मेरे पास और देंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अपने से डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते होंगे, आंसर भी मैं मेंशन वहां पे कर दूंगा। नया टॉपिक हमारे पास में है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखा, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हो। अभी देखा हमने क्या किया, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड ही किया ना। 4x जो है वो एक वेक्टर है 4x की दिशा में, उसको आपने 42 से डिवाइड कर दिया, तो एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई भी किया, 4 into x किया, डिवाइड भी किया, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 42 किया। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई हम स्केलर से किसी वेक्टर को करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। वेक्टर को जोड़ा भी अभी हमने ऊपर में, देखिए कैसे जोड़ा था। यहाँ पे 3x माइनस 3y प्लस 0z को x से y से और z से अलग वाली वैल्यूज यानी m और n की वैल्यूज को हमने जोड़ घटाव करके देखा था। हाँ, यहाँ पे हालांकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बट सब्ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ एडिशन होगी। सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन किया, स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आते हैं दो वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लीकेशन। ये दो तरीकों का होगा, हमने पहले ही बोला। पहला तरीका जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जब हम डॉट और क्रॉस दोनों समझ लेंगे तब इनके ऊपर और एक बार विवेचना करेंगे। अभी हम सिर्फ डॉट पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। हम डॉट पे आते हैं, पहले समझाता हूं, फिर ये जो लिखी हुई लाइनें इनका भी मतलब समझाएंगे। आपको क्या करना है, आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अलग अलग तरीकों से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अगर वेक्टर्स का आउटपुट जो है वो स्केलर आएगा, आउटपुट इज स्केलर और आउटपुट इज वेक्टर, इसके आधार पे हमने वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन को बाइफरकेट किया है। क्योंकि हमने शुरू में ही डिफाइन किया है, या तो कोई क्वांटिटी स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी, और भी क्वांटिटीज होंगी, हमारे परव्यू के अंदर ये दोनों क्वांटिटी ही हैं। तो दो वेक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर भी आने की संभावना है, स्केलर भी आने की संभावना। हाँ, आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है। थ्योरेटिकली आउटपुट विल बी 2, प्रोबेबिलिटी 2 की रहेगी। अगर स्केलर आउटपुट आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बिंदु से, और इस बिंदु को हम बोलते हैं डॉट। इसीलिए हम यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच में लगाएंगे बिंदु। इससे पहले मल्टीप्लीकेशन के लिए आप एक क्रॉस साइन का इस्तेमाल करते थे, आज के बाद से वो क्रॉस साइन बदल जाएगी। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के लिए आप ऐसा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 5 इंटू वेक्टर ए करना है, कि स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली 5 इंटू ऐसा लिख दीजिए, या 5 ब्रैकेट के अंदर ए लिख दीजिए, या 5 इंटू 5 करना है तो 5 एस्ट्रिक्स 5। आप ऐसा लिख के आगे बढ़ेंगे, कंफ्यूजन से आप बच जाएंगे दोस्त, इसको ध्यान में रखेंगे इन चीजों को। वेक्टर आउटपुट आएगा तो वेक्टर आउटपुट को हम क्रॉस से इस्तेमाल करेंगे। तो आज के बाद से जब भी हम इस सब्जेक्ट के लिए, हाँ आप 9वीं क्लास के और 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने बैठो तो ये सारी चीजें उसको मत बता देना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा वो। ये आपके लिए है मैग्नेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर में। अगर हम आउटपुट स्केलर लेके आ रहे हैं तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट वेक्टर लेके आ रहे हैं तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इसको कुछ लोग वेक्टर प्रोडक्ट और कुछ लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है सभी के लिए? गुड।
मल्टीप्लीकेशन जो एक टर्म है वो बाय डिफॉल्ट एरिया प्रोवाइड करता है। पहले मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, फिर हम स्केलर और क्रॉस को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास 3 अंडे हैं, 1 2 3, और ऐसे ही आपके पास 5 रोज इसके बैठे हुए हैं। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये चौथा रो हो गया, ये 5वां रो हो गया। 1 2 3 4 5, और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 और 3। तो टोटल अंडे आपके पास कितने हैं? तो आप एक बार उंगली से काउंट कर सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वो बच्चों वाली कहानी है। आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर आने के लिए। तो कैसे करते थे आप कि टोटल अंडे हैं 3, टोटल रोज है 5, तो मिल गया मेरे को 15। आपने क्या किया? 3 को 5 बार जोड़ा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने एक साथ इकट्ठे ही ऐड कर ली हुई है। तो आपने किया क्या असल में दोस्त कि इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 ज्यादा बन गया ये, ठीक है, यहाँ तक है ना। गुड। 1 2 3 4 एंड 5, और आपके पास इसके 3 कॉलम्स हैं, ऐसे रहे 1 2 एंड 3। तो आपने एक अंडा यहाँ पे जोड़ा, दूसरा अंडा आपने यहाँ पे जोड़ा, और तीसरा अंडा आपने यहाँ पे जोड़ा, और ऐसे करके सारे जोड़े। तो एरिया कैसे डिफाइन करते हैं हम? एरिया क्या डिफाइन करते थे कि किसी चीज में कितना स्पेस कैप्चर किया जा रहा है किसी एक प्लेन पे। स्पेस कैप्चर्ड इन वन प्लेन इज कॉल्ड एज एरिया, एंड स्पेस कैप्चर्ड इन 3 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस रहेगी मेरी एक्स वाली, दूसरी एक्सिस है मेरे पास वाई वाली। तो 2 डायमेंशन प्लेन है। 2 डायमेंशन प्लेन में एक तरफ में आपका 3 आंकड़ा बढ़ रहा है, और यही 3 आंकड़ा धीरे 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 ऊपर उठ रहा है। तो टोटल आपका ये पूरा का पूरा कैप्चर हो गया। तो आपने जब 3 into 5 किया तो कितने ब्लॉक्स आपने कैप्चर किए इस तरीके के? ग्रीन ब्लॉक्स कितने हो गए? 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ब्लॉक आपने कैप्चर किए। इट गेव यू द एरिया, कितना स्पेस आपने कैप्चर करके रखा हुआ है एक 2 डायमेंशन प्लेन में। दिस गिव्स यू एरिया आउटपुट। तो मल्टीप्लीकेशन हम जब भी करेंगे हमें एरिया मिलके आएगी। ये बात आप पहले बुद्धि में बैठा लीजिए, आगे की चीज हम देखते हैं धीरे धीरे। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट करना है किसी वेक्टर, ये तो नॉर्मल वेक्टर्स के लिए रही, हमें डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का लेने का है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एरिया दे देगा वेक्टर, और क्या देगा। अगर नॉर्मल का इस वेक्टर को तोड़ने जाएं तो इस वेक्टर का वैल्यू ले लेता हूं मैं। इसका यूनिट डायरेक्शन ए कैप और बी कैप ही लेंगे, उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। 3 ए कैप डॉट 4 बी कैप है। अगर ए कैप और बी कैप यानी कि इनके डायरेक्शंस नहीं होते तो आप डायरेक्टली कर देते 3 into 4, 5 ही ले लेता ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 into 5 कर देता तो 15 आपका आउटपुट मिल जाता, कोई लोचा लफड़ा नहीं होता। पर हमने बोला था, क्या बोला था ऊपर में कि डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। सर जब आपने स्केलर बोला है तो भूल ही जाओ ना चीजों को, 3 5 15 कर लो, लेकिन नहीं दो। 3 और 5 मल्टीप्लाई तब कर रहे होते जब ये वेक्टर नहीं होते। अब दिशा इंपॉर्टेंट है, तो दिशा के हिसाब से इसका मान बदल जाएगा। कैसे बदलेगा जरा सा देखिए, मैं बी वेक्टर प्लॉट करता हूं यहाँ पे। दिस इज माई, थोड़ा बड़ा ही ज्यादा बन गया, छोटा कर देता हूँ। दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज रेड वन इज, इसको लाल रंग से होने से किसने रोक रखा है, दिस रेड वन इज ए वेक्टर। अब ए और बी एक दिशा में नहीं है दोस्त, ऊपर वाले में 3 और 5 एक ही दिशा में फ्लो हो रहे थे, यानी कि 3 अंडों को 5 बार करना था या 5 अंडों को 3 बार करना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बी डायरेक्शन में हो और आप फोर्स लगा रहे हो ए डायरेक्शन में, तो पूरा का पूरा आपको आउटपुट मिलके नहीं देता। तो डॉट प्रोडक्ट जो शो करता है वो ये बताता है कि कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की तरफ कितना मान लेके बैठा है। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ जरा प्लॉट करके बताइए कि उसका मान कितना होगा। दोनों एक दिशा में आ जाएंगे, फिर मेरे को मल्टीप्लाई करने में तकलीफ नहीं होगी। तो ए को मैं बी की तरफ प्लॉट करूंगा, तो बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी से 90 डिग्री पे टॉर्च
ऑन किया जाएगा। तो बी से 90 डिग्री पे टॉर्च ऑन किया जाएगा तो कुछ ऐसी लाइट आएगी। तो यहाँ पे एंगल में मान लेता हूँ कि बनता है थीटा। तो ये जो लेंथ मेरे को मिली, दिस लेंथ विल बी, कौन बताएगा वैल्यू? जल्दी बता सकते हैं बेटा, ब्लू कितना मिलेगा? जल्दी, Yes, sir. कितना आएगा ब्लू बेटा? ब्लू का जो मान लिखा हुआ है, ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ करेंगे तो? Sir, A dot B. नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्शन लाइट इमेजेस, सेकंड चैप्टर में चलते हैं। हमने जब रोशनी डाली थी, याद आ रहा है सभी को ये वाली कहानी, ये टॉर्च वाली कहानी, इस तरह से हमने जो टॉर्च किया था, याद आ रहा है अभी सभी को? Yes. क्लियर है ना बेटा जी? हाँ, तो यही कहानी यहाँ पे भी रखेंगे। तो द वैल्यू विल बी ए कॉस थीटा। तो वेक्टर ए जो है वो बी की दिशा में ए कॉस थीटा वैल्यू लेके बैठा हुआ है। अब ए कॉस थीटा और बी वेक्टर एक ही दिशा में है, क्योंकि हमने ए कॉस थीटा को डिफाइन ही ऐसा किया है कि बी की दिशा में। तब आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप करना चाहते थे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना था, तो आपने क्या किया था कि 3 गुणे 5 करना था, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 किया था, 3 मल्टीप्लाई इंटू 5, 3 और 5 को, ये दोनों एक ही दिशा में है, ए कॉस थीटा और बी। तो लिख दीजिए ए कॉस थीटा और बी, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि किसी खास वेक्टर के दिशा में दूसरा वेक्टर का मान कितना है और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी के लिए? यानी कि आउटपुट स्केलर लेके आना है, तो दोनों क्वांटिटीज को स्केलर मान लेंगे। तो बी तो बैठा हुआ है, बी बोलेगा मैं इधर जा रहा हूँ, ए बोले मैं उधर जा रहा हूँ, नहीं नहीं, हम दोनों एक दिशा में जाएंगे तो ही आउटपुट मिलेगा हमारा। तो ठीक है, तो चलो ए को बी की दिशा में लेके आए तो ए कॉस थीटा बी मिलेगा। उल्टा काम कर सकते हैं आप, बी को ए की दिशा में प्लॉट करके देखें तो भी आउटपुट यही रहेगा। ये रहेगा बी, ये रहेगा ए, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब आपको प्लॉट करना है बी को ए की दिशा में, ए पे 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे ऐसे, यहाँ पे बन जाएगा ये 90 डिग्री। थीटा अभी भी मेरा यही रखा हुआ है। अब कोई जरा मुझे बताए इस ब्लू वाले का मान कितना होगा, इसको मान कितना होगा जो मैंने डार्क ब्लू से इस दोनों एरोज के बीच में रखा हुआ है? कौन बताएगा वैल्यू इसको? और दूसरे बच्चे से पूछा जाए। D2D रोल नंबर 4, क्या नाम है बेटा? D2D रोल नंबर 4, नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं। चिराग रोल नंबर 5, आप रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। Yes, sir. क्या आएगा बेटा बताओ तो? ब्लू वाला कितना रहेगा जिसको मैंने शेडिंग पोर्शन कर रखा हुआ है, यानी कि बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना आएगा? कोई आइडिया? बी साइन थीटा। ओ बेबी, B cos किसने theta। बोला बी साइन थीटा? बी कॉस थीटा साइन थीटा, किसको B मानना cos चाहिए? theta। बी साइन कॉस B थीटा, cos कॉस थीटा सही आंसर है, B साइन cos थीटा theta। आंसर गलत है। देखिए कैसा होगा, मैं इसको जरा सा कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कैसे करेंगे? अच्छा रुक जाओ, मैं जरा सा इसको आइडिया लगाता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी करके पेस्ट करने के लिए इसको यहाँ से कर लेता हूँ। ये चीज को मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ओ बाबा कंट्रोल जेड, ये तो गड़बड़ रखा था। यहाँ से क्या, कंट्रोल कॉपी, ठीक है ये आ गया। अभी इसको हमें रोटेट करना है, ये जो चीज रही, इसको रोटेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? रोटेट बाई, हाँ गुड आ गया, लेफ्ट 90 डिग्री, नहीं हुआ।
कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, ऑर्डर रोटेट बाई, ये आएगा। ठीक है, एक बार और कर देंगे तो हो जाएगा। रोटेट बाई प्लस 90 डिग्री, ये सही से आ गया। ठीक है, अभी सबको दिख रहा है ये चीज कहानी। यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो येलो की तरफ है, एक वेक्टर जो है ब्लू की तरफ है। अब बताइए इसको एक बार और फ्लिप कर लेता हूँ। ये पकड़ में नहीं, गलती हो गई, ये रहा यहाँ पे। ये सिलेक्शन क्यों नहीं दे रहा है भाई? ये सिलेक्शन आ गया, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, रोटेट, ये रहा। ठीक है, और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये तो वापस वही कहानी पे आ गए, नहीं? कंट्रोल जेड, ये कहानी ठीक लग रही है, यहाँ तक ठीक है। चलिए बढ़िया है। इसमें भी बताइए कि एक वेक्टर येलो दिशा में है, एक वेक्टर ब्लू की दिशा में है। हमें येलो वाले की तरफ मान पता करना है। पिछली बार भी हमने यही किया था। कहाँ गया हमारा ये वाला वैल्यू? इधर रहा। हमने येलो वाले की तरफ मान पता करना था एक ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले और येलो वाले में जो एंगल थी थीटा, उससे लेके हमने ब्लू वाले के ऊपर इसको चिपका दिया था कि भाई इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। ब्लू वाले को येलो वाले की तरफ लाना था तो ब्लू वाले का कॉस थीटा लगा दिया था, येलो पे मिल गया था वैल्यू। यहाँ पे वही चीज है, येलो है ब्लू है, ठीक है, तो हमें ब्लू वाले में कॉस थीटा लगा के उसके ऊपर ला सकते हैं, या उल्टा कहानी कर सकते हैं, दोनों का कलर चेंज कर दो, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला आपके लिए नहीं होगा। दिस वैल्यू ये चला गया, ये वैल्यू यहाँ से ये चला गया, अनडू। ठीक है, यहाँ से ये कर दिया इसको येलो, यहाँ से ये कर दिया इसका ब्लू। तो ये क्या था ना पिछली बार भी, येलो एंड ब्लू। ठीक है, सही है। नाउ कर लेंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसको इधर लेके जाना है, इसका जो मान रहा होगा उसको रिप्रेजेंट कर सकते होंगे। तो ए था, सॉरी मैं ए पे ही लेके चल रहा हूँ, बी को ऐसे ही रखा हुआ था, बी को चेंज करना था, नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा आइडिया से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको जरा सा। इसको मैं ए को सीधा कर लेता हूँ, एक और बी को नीचे खींच के ले आता हूँ, ये आइडिया ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री हमें खींच के लाना था। यहाँ पे जो एंगल थी वो थी थीटा। हमने पूछा था मान बताओ, इसका मान क्या है। इधर था ए, इधर था बी। अब इस ब्लू वाले को हमें येलो वाले की तरफ लेके जाना है, वो एंगल थीटा, इधर लेके जाए, थीटा है, तो बी का मान कितना था? बी एंगल कितना मूव किया? थीटा, तो कॉस थीटा। साइन थीटा की आंसर नहीं आएगी, कॉस थीटा की आंसर। यहाँ तक क्लियर है दोस्त सभी लोगों के लिए? यस सर। ठीक है, जिसने साइन थीटा बोला होगा उसका भी डाउट क्लियर हो जाए दोस्त, डाउट नहीं कीजिएगा। अब ए की तरफ जो वैल्यूज हैं, ए की तरफ क्या क्या वैल्यूज हैं? ए कॉस थीटा और बी है, तो मल्टीप्लाई दोनों को कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी कॉस थीटा। पिछले बार भी यही आंसर था, इस बार भी यही आंसर है, दोनों बार के आंसर सेम है। यानी कि ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए में बी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी से ए मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप खुद मिल जाएगा आपके लिए वेक्टर ए dot vector b will be equals to b vector dot a vector will be equals to a b and cos theta. This is called as dot product. Dot product. ये क्या देता था ऊपर, जब हमने डेफिनेशन लिखा था जरा सा देखिए डेफिनेशन को फिर से एक बार। It is the interaction between same dimension vectors along same axis. वेक्टर जब एक ही दिशा में रहेंगे तभी उनका इंटरेक्शन जो रहेगा वो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। एक दिशा में नहीं थे तो एक दिशा में लेके आते थे, कैसे लेके आते थे? प्रोजेक्शन ड्रॉ करके, कॉस थीटा कर दीजिए, काम बन गया। ये क्या डिफाइन करता है? डिफाइन करता है कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कितना आंकड़ा लेके बैठा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है सभी के लिए? कोई डाउट इसमें किसी को भी? कोई डाउट नहीं, तो चलिए एक न्यूमेरिकल देते हैं सॉल्व करने के लिए। ए डॉट बी पे भी एक एग्जांपल समझाता हूं आपको जरा सा, आइए एग्जांपल।
वर्क डन। वर्क डन मतलब इलेश बोलो, इलेश वर्क डन मतलब सर जितना भी मतलब काम किया गया, ठीक है, डन, गुड। अगर इलेश किसी भारी वस्तु को लेकर बड़ा पड़ा यहाँ पे खड़ा है इलेश, वो खड़ा इलेश इधर लेके जाता है, 5 मीटर इधर चलता है, या इलेश 5 मीटर इधर चलेगा, पॉइंट 0 से शुरू किया, पॉइंट x पे जाए, x1 पे, या पॉइंट x2 पे जाए, सेम वजन है, 50 किलो का वजन है, तो x1 पे पहुंचे या x2 पे पहुंचेगा, तो इलेश के द्वारा किया गया जो मेहनत होगा वो अलग अलग मिलेगा या सेम मिलेगा? इलेश क्या मिलेगा बेटा, बताओ। बोलो तो इलेश। क्या सर? आप ओरिजिन पे बैठे हुए हैं, लाल रंग का आपका ओरिजिन है, आप यहाँ पे रेड कलर के बैठे हुए हैं, आपको जाना है, पहला पॉइंट ग्रीन पॉइंट है, x1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ब्लू पॉइंट, x2 पॉइंट। आप 50 किलो का सिलेंडर लेकर 5 मीटर ही चलना है x1 तरफ, या 5 मीटर चलेंगे x2 की तरफ, यानी कि दो अलग अलग लाइनें खींची गई हैं, ग्रीन लाइन पे चलना है 5 मीटर, या ब्लू लाइन पे चलना है, ब्लू लाइन पे चलना है 5 मीटर। तो दोनों लाइनों पे जब आप सिलेंडर लेकर चलेंगे, बराबर बराबर दूरी चलेंगे, तो क्या दोनों में मेहनत में फर्क आएगा या मेहनत सेम रहेगी? सर सेम रहेगी। गुड, सही बात है। यानी कि सिलेंडर लेके आप अहमदाबाद जाइए, सिलेंडर लेके हिम्मतनगर जाइए, गांधीनगर से बराबर दूरी तय करते हैं, तो आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या दिशा परिवर्तन करने से आउटपुट में परिवर्तन आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन होगा क्या? वर्क डन करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। आप काम को संपादित करने के लिए काम में कुछ मोशन दिखाइए, किसी सिलेंडर को लेकर कहीं तो चलना पड़ेगा ना। आप सिलेंडर को खाली टच कर दो, बोले बहुत ताकत लगाया सर, तो मेरा काम तो नहीं हुआ ना, मेरा काम था सिलेंडर को मूव करना। दूसरी चीज, आप कितना भारी सिलेंडर है उतना ही वजन या उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो जो आपका वर्क डन है, जिसको अभी से मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा, वो निष्कर्ष मिलेगा मुझे फोर्स का। वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, किस दिशा में फोर्स लगाया जाता है। अगर वो पूरब दिशा में फोर्स लगा तो सिलेंडर पूरब में पहुंच जाएगा, इलेश अगर पश्चिम दिशा में फोर्स लगा तो सिलेंडर पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यानी कि अगर इलेश क्या करता कि x1 पॉइंट तक सिलेंडर लेके जाएगा और सिलेंडर को वापस उठा के 0 पॉइंट पर रख देगा, फिर बोलेगा सर मैं तो थक गया। तो तू ना थका भाई, मेरे लिए काम तो नहीं हुआ ना, तो मेरा आउटपुट नहीं मिला, तो तुम्हारी एनर्जी लॉस हुई, बट वर्क डन जो मिला वो मेरे को नहीं मिला। हाँ, वर्क डन की कहानी हम और अलग तरीके से देखेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, तो यहाँ पे दोनों दिशा में वर्क डन होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको अभी वापस नहीं आने का है, तो यहाँ पे हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं, बाद में इसको डिस्टेंस भी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, डी इसका तो मेंशन कर देते हैं। दिस इज अ फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए डिस्टेंस हम बाद में लेकर चलेंगे। नाउ अब आउटपुट क्या है? स्केलर है। ये भाई साहब क्या है? वेक्टर है। ये भाई साहब क्या है? वेक्टर है। तो जाहिर सी बात है, क्या होना चाहिए बीच में? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? कौन बताएगा? कविशा क्या आना चाहिए बेटा बीच में? क्रॉस आना चाहिए सर। Dot. डॉट। क्रॉस किसने बोला? मंथन? यस सर। क्रॉस बोला आपने? हाँ सर। क्रॉस कैसे आएगा बेटा? आउटपुट स्केलर लेके आ रहे हैं ना हम तो। हाँ सर, तो डॉट आएगा सर। हाँ, तो कविता का आंसर सही रहा, डॉट प्रोडक्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पे। आखिर ये डॉट आया कैसे? अच्छा, डॉट लिखते हैं तो आउटपुट में हम क्या लिख देंगे इसके लिए? इसका जो आउटपुट हो जाएगा मेरे लिए हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा या साइन थीटा। सभी एक साथ बोलिए, कॉस थीटा या साइन थीटा क्या आएगा? Cos theta. ये रहेगा मेरे पास कॉस थीटा। तो वर्क डन हो गया
एफ डी कॉस थीटा। बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे हैं। आखिर ये कॉस थीटा ही क्यों हुआ, अलग क्यों नहीं हुआ? एग्जाम्पल लेके जरा समझिए। मेरे घर में एक सतह रखी गई है, मैंने पिछली बार भी यही एग्जाम्पल समझाया था, और इसमें एक आपको आज एक नई चीज जानने के लिए मैं बताता हूँ। एक बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को धक्का देने का काम बोला गया है निशा को, कि निशा इसको आप धक्का दीजिए, खींचिए, जो भी करना है निशा को। तो फर्स्ट केस में निशा इस बॉक्स को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लाना है, फ्रॉम पोजीशन 0 टू पोजीशन इनिशियल टू डिस्टेंस डी ट्रेवल करेगी। दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल तक लेके आने का है। और निशा ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स निशा ने किस दिशा में लगाया, ऐसे। जाहिर सी बात है निशा थोड़ी लंबी है, खड़ी है, तो डब्बे को खींचेगी तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं लगेगा। तो निशा बहुत ज्यादा ताकत लगाएगी, पर क्या पूरे ताकत से डब्बे को खींच रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बक्से का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, बक्से का डिस्प्लेसमेंट होगा इस दिशा में, और निशा के जो द्वारा खींचा गया फोर्स है वो है थीटा डायरेक्शन। तो निशा के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स का वो कौन सा हिस्सा है जो एक्स दिशा में, इसको मैं एक्स दिशा मान लेता हूं, जो एक्स दिशा में मूव कराने का काम करेगा, तो फोर्स के दो हिस्से तोड़ने पड़ जाएंगे। फोर्स का रिजॉल्व यानी कि प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। एक वाई दिशा में जो कि वर्टिकली ऊपर रहेगा, क्योंकि निशा ऊपर की तरफ खींच रही है, तो डब्बा थोड़ा सा उठेगा तो सही, पर वो आगे की तरफ भी जा रही है तो डब्बा आगे भी जाएगा। तो उसकी ताकत जो लगाई जा रही है, जो फोर्स निशा लगा रही है, उस फोर्स का वो कौन सा हिस्सा है जो एक्स दिशा में जाएगा? तो थीटा बन रहा है, इसको हम बोल देंगे एफ कॉस थीटा। तो एक्स दिशा में एफ कॉस थीटा की फोर्स लग रही है, ये निशा के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स हो गया। निशा कितना दूरी तय करेगी? तो डी दूरी तय करेगी। तो हमारा आउटपुट क्या दिया इसका? तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, और सॉल्व कर लेंगे तो इसको एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब वो डी दूरी अपने घर के अंदर लेके जाए, डब्बे को बाहर लेके जाए, यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस में डी कहीं भी होगा प्लेन के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सहमत है सभी लोग? क्लियर है यहाँ तक कहानी सभी के लिए? यस सर। ओके गुड। तो एक एग्जांपल से बताया गया कि वर्क डन जो है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी, और कैसे काम करती है वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। एक ट्रिक की बात यहाँ पे है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बक्से को मुझे वापस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ले जाना है, तो इसको खींचना अच्छा रहेगा, पुल अच्छा रहेगा, या उसी एंगल पे, एंगल सेम है दोनों के लिए, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, बट एक पुल है और एक पुश है, कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? पुल अच्छा रहेगा कि पुश अच्छा रहेगा? ये आपको पता करना है। कोई आंसर कोई बता सकता है इसमें? कोई भी बोलिए, कुछ भी, पुल पुश कुछ भी कोई बोलिए। पुश पुश करना, ओके। नहीं दोस्त, पुश करना आसान नहीं रहेगा। कैसे? कि जब आप पुल करते हैं तो पुल करते वक्त आपके दो जो कंपोनेंट टूटते हैं, वो एक कंपोनेंट ऊपर जाता है, एक कंपोनेंट राइट एंगल पे जाता है, जो कि हो जाएगा पुल कॉस थीटा, और एक हो जाएगा पुल साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ है, ये बात खाली मान के चलने का है। जो दूसरा पुश वाला आप कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, तो पुश वाले कंपोनेंट को आप तोड़ोगे तो पुश वाले कंपोनेंट का जो ऐसे जा रहा है वो एक हिस्सा इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल बन रही है, क्योंकि थीटा ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ सेम ही बनेगी ना। इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो यहाँ से एक हो जाएगा पुश कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ जाएगा पुश साइन थीटा। जो डब्बा है, डब्बे का जो वजन होगा वो नीचे की तरफ m इंटू जी होगा। तो जब आप इसको धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो mg वाला जो कंपोनेंट है, जो डब्बे का वजन है, उस वजन में आप अपना कंपोनेंट पुश साइन थीटा ऐड कर रहे होगे, तो डब्बा भारी हो जाएगा और धक्के देने में ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है वो होती है म्यू एन। तो जो एन है वो mg प्लस पुश साइन थीटा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। म्यू इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो आपने 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ी होगी, डिप्लोमा वाले नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। फ्रिक्शन जो होती है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट
म्यू और एन यानी कि उसके वजन का प्रमाण होती है। यानी कि अगर किसी सरफेस में ऑयल लगा के फिसला फिसली खेलते हो तो जल्दी फिसल जाते हैं, क्योंकि म्यू कम होता है। आप डामर वाली रोड पे फिसला फिसली खेलोगे तो आगे निकलने लगेगा, क्योंकि वहां पे म्यू ज्यादा रहेगा। तो जब पुल करते हैं तो वो mg वाले में एक कंपोनेंट पुल साइन थीटा कम कर देगा, तो n जो हो जाएगी वो हो जाएगी mg माइनस पुल साइन थीटा। और जब पुश करते हैं तो यहाँ पे n जो हो जाएगी वो हो जाएगी mg प्लस, ऊपर में पुल लिखा था, पुल लिखा था, यहाँ पे हो जाएगी पुश साइन थीटा। इसीलिए खींचना हल्का रहेगा, खींचने में ताकत कम लगेगी, धक्का देने में ताकत ज्यादा लगेगी। इसीलिए जब किसी विद्यार्थी को धक्का देके आगे बढ़ाना होता है तो मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसकी टांग खींचना बड़ा आसान होता है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कंसेप्ट के लिए। ये चीजें आपकी बुद्धि में छप जानी चाहिए। आप कोई भी किताब उठाते हैं तो उसमें आप अपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सॉल्यूशन चेक कर सकते होंगे, बहुत आसानी से वहाँ पे दिए गए होते हैं, क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, वहाँ पे भी आपको सॉल्व करने में काफी सहूलियत भी रहेगी। न्यूमेरिकल के लिए आप कुछ ऑप्शंस दे देते हैं यहाँ पे, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दिए गए होंगे तो ए क्रॉस बी दिख रहा है, ए डॉट बी का कोई क्वेश्चन कहीं पे, क्वेश्चन ऑफ आर फाइंड बी, ठीक है, अपने मन से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, मिल जाए वेक्टर गिवन डॉट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन, आपके पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर है ए दैट इज इक्वल्स टू 2 x की दिशा में प्लस 1 y की दिशा में प्लस 3 z की दिशा में, और दूसरा वेक्टर है b जो कि दिया गया हुआ होगा 1 x की दिशा में -3 y की दिशा में एंड +2 z की दिशा में दिया गया होगा। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। फाइंड डॉट प्रोडक्ट। आपको हिंट के लिए बता दिया जाए कि अगर कोई वेक्टर a जो दिया गया हुआ है a1x प्लस a2y प्लस a3z दिया गया है, दूसरा वेक्टर है b, इसका मान है b1x प्लस b2y प्लस b3z, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है वेक्टर a का मान निकाल लीजिए, वेक्टर b का मान निकाल लीजिए, और दोनों के बीच का आपको थीटा पता है तो कॉस थीटा आप कर सकते हैं। आपको ये तो थीटा तो पता है नहीं यहाँ पे। दूसरा आप क्या काम कर सकते होंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b विल बी इक्वल्स टू a1x प्लस a2y प्लस a3z, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। किसके साथ में करना होगा दोस्त, b1x प्लस b2y प्लस b3z। मैं अलग कलर इसलिए लिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। आउटपुट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाते हैं a1x को, रेड वाले को इसको उठाते हैं हम, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सभी से। तो a1x मल्टीप्लाइड बाई b1x, तो x a1 का x और b1 का x दोनों x x दिशा में सेम दिशा में है, दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है, 0 डिग्री। तो a1 b1 cos 0 डिग्री, यानी कि हिंट में आपको यहाँ पे बाजू में लिख दिया जाता है, ऊपर में कहाँ गया, यहाँ पे, चलो नीचे ही लिखता हूँ, यहाँ पे फाइनलाइज एक बार बाद में कर दूंगा। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, x डॉट x क्या हो जाएगा, 1 उसका मान, दूसरा उसका मान, बीच में वैल्यू cos थीटा। cos थीटा कितनी है, तो cos 0 डिग्री है, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 आ जाएगा। y डॉट y करेंगे, दोनों एक ही दिशा में है, y का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, दूसरा y यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। उसी तरीके से ही z डॉट z करेंगे, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा।
लेकिन अगर आप x वेक्टर डॉट y वेक्टर करते हैं तो हो जाएगा x का मान 1, y का मान 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि x और y के बीच में 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, यानी कि अलग अलग दिशाओं के यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा। उसी तरीके से ही y डॉट z में भी 0 मिल जाएगा और z डॉट x में भी 0 मिल जाएगा। x डॉट x बोलो सेम ही रहने वाला है, y डॉट y z डॉट x डॉट y बोलो या y डॉट x बोलो सेम रहने वाला है। इस कहानी को यूज करते हुए आपको यहाँ पे लेके चलना है। तो a1 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। a1 को b2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि x के साथ y आ जाएगा, 0 हो जाएगा। a1 को b3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आउटपुट 0 होगा, क्योंकि x के साथ में z आ जाएगा। a2 को b2 के साथ ही करना होगा, a3 को b3 के साथ ही करना होगा, बाकी और के साथ करेंगे तो नीचे लिखे गए फॉर्मूले के अनुसार 0 हो जाएगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपके लिए, सॉरी, a1x प्लस a2y प्लस a3z मल्टीप्लाइड बाई b1x प्लस b2y plus b3z. Resultant will be a1b1 plus a2b2 plus a3b3. This will be your output. यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? शिवम भाई, शिवम पटेल जी, समझ में आ रहा है मित्र? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके। अनिरुद्ध, समझ में आ रहा है बेटा? अनिरुद्ध, रिस्पॉन्स नहीं। D2D रोल नंबर 2, क्या नाम है बेटा जी? आकाश। यस समझ में सर। आ रहा है मित्र? कोई दिक्कत? हाँ, नो सर। ओके, गुड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट एक ही दिशा में होती है। मैंने सबसे पहले वही लाइन लिखी भी थी दोस्त, बस लास्ट ही पेज चल रहा है, समाप्ति करने वाले हैं। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन में, एक ही दिशा में वेक्टर्स रहेंगे तो ही आउटपुट लेके चलना है। इसीलिए x डॉट x करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, x डॉट y करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, x डॉट z करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, y डॉट z करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस कहानी को फॉलो करते हैं, a1 इंटू b1 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपको दिए गए सवाल को आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने होंगे। क्वेश्चन क्लियर है सभी के लिए? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते होंगे। किसी को डाउट नहीं? नो सर। ओके, तो कोशिश कीजिएगा, लिखे गए सारे फॉर्मूलाज आपके पास में। ये शीट आपको 3 बजे से पहले ड्राइव पे अपलोड कर दी जाएगी। डाउट हो तो आप ये शीट भी देख सकते होंगे। किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना इसमें आगे? नहीं। तो जो मैंने वेबसाइट्स बताई, वेबसाइट आपके अभी व्हाट्सएप पे भेज दी जाएंगी, उन वेबसाइट्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और वीडियो का एक लिंक भी मैं भेजूंगा, उन वीडियो लिंक्स को भी आप जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें थोड़ी सहूलियत रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझने के लिए आप एक बार केक को अच्छे से समझिएगा। जब आप केक का कोई पीस निकालते हैं तो देखने में कैसा होता है, केक में कोई पॉइंट पे आपको चेरी रखनी है तो चेरी का पोजीशन कैसे पता करेंगे, केक के अंदर में ही कोई चॉकलेट का टुकड़ा फंसा हुआ है तो उस अंदर फंसे हुए चॉकलेट के टुकड़े का पोजीशन कैसे पता करेंगे, ये रहेगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको एक वाटरमेलन समझना है। वाटरमेलन में से एक पीस जब हम निकाल लेते हैं बीचों बीच, बिना वाटरमेलन को पूरा कट किए हुए, सिर्फ एक ट्रायंगुलर पीस निकालते हैं, तो ट्रायंगुलर पीस के ऊपर का हिस्सा कैसा रहा होगा, उसके अंदर में कोई बीज बैठा हुआ, उस बीज का लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं दिए गए वीडियोस को एक बार चेक कीजिएगा, लिंक पे जो वीडियोस मिलेंगे। किसी को डाउट, कुछ पूछना है किसी को?